विद्यार्थियों, पूर्व गुप्त काल में आर्थिक प्रगति के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ श्रेणियों के बारे में यानी गिल्ड्स। प्राचीन काल में व्यापारी समूहों को श्रेणी कहा जाता था। अलग अलग श्रेणियाँ अलग अलग व्यापारिक समूहों का प्रतिनिधित्व करती थी। उत्पादन और वितरण की समस्या का समाधान करने के लिए कारीगरों, शिल्पियों और व्यापारियों ने संघ या संगठन पर बल दिया। पूर्व गुप्तकालीन श्रेणियों के बारे में हमें मथुरा और पश्चिमी दक्षिणी क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले अभिलेखों से तथा नासिक के गुहा मंदिर लेख से और साहित्यिक स्रोतों से एक विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इन साक्ष्यों से विद्यार्थियों ये स्पष्ट होता है कि विभिन्न व्यवसाय करने वाले शिल्पियों तथा व्यापार एवं वाणिज्य में लगे हुए वणिकों ने अपने खुद के व्यवसाय के हिसाब से अपने अपने संगठन बना लिए थे। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो व्यापारियों के संगठन थे अपने हितों की पूर्ति हेतु, ये संगठन उस समय कहलाते थे श्रेणी। व्यापार की प्रगति और विस्तार में श्रेणियों का विद्यार्थी उस समय बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। समकालीन बौद्ध साहित्य के अध्ययन से हमें श्रेणियों के संगठन, कार्यों एवं महत्व के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। महावस्तु नामक बौद्ध ग्रंथ में कपिलवस्तु के शिल्पियों, उद्यमियों एवं व्यापारियों की श्रेणियों की एक लंबी सूची प्राप्त होती है, जिससे हमें विभिन्न प्रकार के श्रेणिक संगठनों की जानकारी मिलती है। जैसे सोवार्णिक यानी हैरण्यक यानी सुनार का काम करने वाले, प्रावारिक यानी चादर बेचने वाले, मणिकार यानी मणिहारे, सांख्यिक यानी शंख का काम करने वाले, दंतकार यानी हाथी दांत का काम करने वाले, प्रस्तारिक यानी पत्थर का काम करने वाले, गंधी यानी इत्र विक्रेता, दधिक यानी दही बेचने वाले, वारिक यानी पानी बेचने वाले, खंडकम यानी खांड विक्रेता, मोदकारक यानी लड्डू विक्रेता, कंडुक यानी हलवाई, फल वणिज यानी फल बेचने वाले, वहीं गुड़पाचक जो गुड़ निर्माता थे, शर्कर वणिज, मूल वणिज यानी कंदमूल बेचने वाले, यानी एक लंबी चौड़ी लिस्ट जो हमें प्राप्त होती है। वहीं समकालीन जो अभिलेख हैं उनसे भी श्रेणियों का उल्लेख हमें उनमें भी मिलता है। जैसे धानिक यानी अनाज के व्यापारी, कुलरिक यानी कुम्हार इत्यादि। रंगरेज, सुईकार, चर्मकार, नाविक, कुएं खोदने वाले, लकड़ी तथा बांस का व्यापार करने वाले आदि लोगों की भी जो है, कारीगरों की भी अपनी अपनी श्रेणियां बनी हुई थी। विद्यार्थियों, जब व्यापार की शुरुआत हुई तब उनका कोई संगठित रूप नहीं था, लेकिन समाज में धीरे धीरे विभिन्न व्यवसायियों और शिल्पियों का विकास होने लगा तथा सुविधाओं और हितों को ध्यान में रखकर व्यवसायगत और शिल्पगत स्वतंत्र संगठनों का निर्माण किया जाने लगा। मौर्य काल से चली आ रही शिल्प श्रेणियां उत्पादन को नियोजित करने और लोकमत का निर्माण करने, दोनों ही दृष्टियों से नागरिक जीवन में और अधिक महत्वपूर्ण बन गई थी। श्रेणियां अब माल के उत्पादन और नियंत्रण में महत्वपूर्ण बन गई। शिल्पी बड़ी संख्या में इन श्रेणियों के सदस्य बनते थे, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से श्रेणियों से प्रतिस्पर्धा करना उनके लिए कठिन था। श्रेणी के अध्यक्ष को श्रेष्ठी कहा जाता था। अब हम बात करेंगे श्रेणियों की वैधानिक स्थिति के बारे में। तो श्रेणियों का लोकतांत्रिक आधार पर स्वयं का अपना अलग संविधान होता था, जिसके अनुसार वे कार्य करते थे। श्रेणी संगठन की एक प्रबंधकारी समिति होती थी, यानी श्रेणियों को चलाने के लिए एक प्रबंध समिति होती थी, जिसमें 2 से लेकर 5 तक सदस्य हो सकते थे। उस समिति का एक प्रधान या अध्यक्ष होता था। श्रेणियां अपने लिए नियम खुद बनाती थी और राज्य उनका पूरा सम्मान करता था। राजा भी उनके नियमों के विपरीत कोई कानून नहीं बना सकता था। याज्ञवल्क्य के स्मृति में भी श्रेणी के साथ किए गए समझौते का उल्लंघन करने वाले की संपत्ति आदि जब्त करने और उसके देश निर्वासन यानी देश से निकाले की व्यवस्था दी गई है। अब मैं बताना चाहूंगी आपको श्रेणियों के कार्य के बारे में, यानी ये जो श्रेणियां थी वह कार्य क्या करती थी। सर्वप्रथम श्रेणियां अपने व्यवसाय से संबंधित वस्तु के उत्पादन एवं वितरण का कार्य करती थी। दूसरा, श्रेणियां बैंक का कार्य करती थी। वह अक्षय निधि धन जमा करती थी और जमाकर्ता की इच्छा अनुसार ब्याज किसी धार्मिक या पुण्य कार्य में लगाती थी। यानी
कोई व्यक्ति या संगठन जो है हमेशा के लिए अपना धन जो है ट्रस्ट के रूप में उनको जमा करा देते थे श्रेणियों के पास, और वो उससे जो ब्याज मिलता था वो किसी धार्मिक या किसी पुण्य कार्य में लगाया जाता था। नासिक का जो गुहा लेख है उसमें ये उत्कीर्ण एक लेख में ये कहा गया है कि नहपान जो राजा था के प्रांतीय शासक उषवदात द्वारा इस क्षेत्र में के भिक्षुओं के वस्त्र आदि और भोजन के खर्च हेतु 3000 काशार्पण, जो उस समय की मुद्रा थी, जुलाहों की श्रेणी के पास 12% ब्याज की दर पर जमा करने का उल्लेख है। इस प्रकार श्रेणियां महाजन, वित्त प्रबंधक तथा न्यासधारी यानी ट्रस्टी के रूप में भी कार्य कर सकती थी। लोगों को श्रेणियों की ईमानदारी और स्थिरता पर विश्वास था, यानी श्रेणियां आधुनिक बैंकों का कार्य कर रही थी। श्रेणियों का जो तीसरा कार्य था वह था तैयार माल का मूल्य तय करना और उनकी गुणवत्ता को निर्धारित करना, यानी श्रेणी संगठन के जो सदस्य थे, शिल्पी थे, कारीगर थे, उनका जो तैयार माल होता था उनकी गुणवत्ता कैसी है और उस आधार पर उनका मूल्य निर्धारित किया जाता था। चौथा कार्य था श्रेणियों का जो है राजनीतिक महत्व, जो नासिक गुहा अभिलेख से हमें पता चलता है। श्रेणियों को राजनीतिक संरक्षण भी मिलता था। नासिक गुहा मंदिर लेख से ज्ञात होता है कि शक गवर्नर उषवदात ने बांसकारों के यानी बांस का सामान बनाने वालों के श्रेणी को 2 स्थायी दान प्रदान किए थे। ये धन वापस नहीं किया जाता था, अपितु यानी इसका ब्याज गुहा मंदिर में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के ऊपर खर्च होता था। श्रेणियों का एक कार्य ये भी था कि वह अपने सदस्यों को सामाजिक मर्यादा और काफ़ी हद तक सामान्य सुरक्षा भी प्रदान करती थी। मान लीजिए हम इस को एक उदाहरण से समझें कि श्रेणी संगठन के किसी सदस्य के यहाँ कोई परिवार में विवाह समारोह है और उसे धन की आवश्यकता है, तो वो धन जो है कम ब्याज पर अपने संगठन से उधार ले सकता था और धीरे धीरे उसे चुका सकता था। और इससे ये होता था कि उसे किसी और से कर्ज लेकर न तो ज़्यादा ब्याज देना पड़ता था और न किसी को पता चलता था, यानी उसकी सामाजिक मर्यादा बनी रहती थी। इसके अलावा श्रेणियां इस काल में आर्थिक दृष्टि से काफ़ी सशक्त थीं, अतः वह स्वयं भी धर्मार्थ, दान इत्यादि देती थीं। उदाहरण के लिए विदिशा की जो हस्तदंत शिल्पियों की एक श्रेणी थी, यानी हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों की एक श्रेणी ने सांची के स्तूप की परिवेष्टनियां एवं तोरण द्वारों पर शिल्पांकन करवाया था, यानी उनके पास खुद के पास भी जो डिपॉजिट पैसा रहता था उसको वो पुण्य कार्य में खर्च करते थे। वहीं एक और उदाहरण हमें मिलता है, मंदसौर अभिलेख से पता चलता है कि रेशम के व्यापारियों ने सूर्य का एक भव्य मंदिर निर्मित करवाया था। इसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि जो श्रेणियां हैं वे न्यायालयों में भी काम के रूप में भी काम करती थी और न्यायालयों में श्रेणी एक संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त थी। श्रेणियां कभी कभी अपनी मुद्राएं भी चलाती थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं श्रेणी संगठन का जो है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक महत्व था और जो है वह जो है समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी व्यापार के बारे में कि पूर्व गुप्त काल में व्यापारिक स्थिति क्या थी। तो मौर्योत्तर युग में व्यापारियों के 2 प्रमुख वर्ग थे, वणिक एक स्थान पर बैठकर विक्रय करने वाले और दूसरा सारथी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल लाने तथा ले जाने वाले लोग। बौद्ध साहित्य तथा मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ से सार्थों के विषय में पर्याप्त जानकारी हमारे को प्राप्त होती है। व्यापारियों के लिए पुष्कलावती व्यापार विनिमय का एक प्रमुख स्थान था। वहां पर उत्तर पूर्व से एवं पश्चिम से आने वाले राजमार्ग मिलते थे। पुष्कलावती से ही पामीर होकर एक मार्ग बैक्टीरिया तक जाता था। एक चीनी स्रोत से ज्ञात होता है कि 2री सदी ईसा पूर्व में भी भारत और बैक्टीरिया के बीच व्यापार होता था। कुषाणों की समृद्धि रेशम मार्ग पर अधिकार करने से काफ़ी बड़ी थी और व्यापार जो है उस समय देसी और विदेशी दोनों प्रकार का होता था। और एक खास बात जो है इस समय के व्यापार की थी वो था सिक्कों का बहुप्रचलन, यानी मौर्योत्तर काल में लेखपूर्ण तथा कलात्मक मुद्राओं का प्रचलन बड़े पैमाने पर किया गया। ये सिक्के सोने के होते थे, जैसे जिनको निष्क, स्वर्ण या पन्न कहा जाता था, चांदी के सिक्के जिनको शतमान कहा जाता था,
तांबे के सिक्के जिनको काकिनी तथा रांगे के भी होते थे। सर्वाधिक प्रचलित सिक्का काशार्पण जो है वो चारों धातुओं में मिलता था, यानी सोना, चांदी और तांबा तथा रांगा। कुषाण शासक विम कटफिसस द्वारा बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राओं को प्रचलित किया गया। ऐसा संभवतः कुषाण शासकों के रोमन संपर्क के फलस्वरूप हुआ। इसी कारण कुषाण कालीन सिक्कों में हमें यूनानी तत्वों का अनूठा मिश्रण दिखाई देता है। विद्यार्थियों, कुषाणों ने सोने की मुद्राओं के अलावा चांदी और तांबे के सिक्कों का भी प्रचलन किया, क्योंकि स्वर्ण मुद्राओं का प्रयोग आप दैनिक लेन देन में नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने कम मूल्यवान धातु जैसे चांदी या और भी कम जो है मूल्यवान धातु तांबा, उनके सिक्के जो है बहुतायात से प्रचलित किया, ताकि लोगों को लेन देन में आसानी हो। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी टकसाल के विकास के बारे में। तो पूर्व गुप्त काल में टकसाल कला भी एक जो है महत्वपूर्ण देन उस समय की है। कुषाण सिक्कों की बनावट और योजना उससे पूर्व के सिक्कों की अपेक्षा काफ़ी संशोधित है, यानी उसमें काफ़ी सुधार किया गया है। मौर्य काल के अंत तक सिक्कों पर केवल चिन्ह अंकित होता था, शासकों का नाम उन पर नहीं होता था, जबकि कुषाण युग के प्रारंभिक सिक्कों में पश्चिमी जगत की टकसाल कला का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। सिक्कों पर अंकित जो आकृतियां हैं वह यूनानी मूर्तिकला से प्रभावित है। धीरे धीरे परिवर्तन आया और पौराणिक प्रतीक यूनानी और भारतीय दोनों स्रोत से लिए जाने लगे, और साथ ही खरोष्टी एवं यूनानी दोनों ही लिपियों में सिक्कों पर लेख लिखे जाने लगे। वास्तव में मुद्राओं की यह कलात्मकता एवं विनिमय में मुद्राओं का नियमित उपयोग इस युग की महत्वपूर्ण देन है। अब मैं चर्चा करना चाहूँगी नगरीकरण की प्रक्रिया के बारे में। तो विद्यार्थियों, व्यापार का विकास और नगरीकरण का विकास जो है दोनों एक समानांतर प्रक्रिया है। तो 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का जो काल है, उस काल में नगरों की संख्या और उनकी संपन्नता में वृद्धि हुई। शिल्प, व्यापार और वाणिज्य के विस्तृत विकास एवं यातायात के सुप्रबंध ने नगरीकरण के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस समय उत्तर भारत के प्रमुख नगरों में पाटलिपुत्र, वैशाली, वाराणसी, कौशाम्बी, श्रावस्ती, हस्तिनापुर, मथुरा, इंद्रप्रस्थ आदि थे। कुषाणकालीन विकसित नगरों के विषय में जानकारी उत्खनन से प्राप्त हुई। उत्तम ईंटों की से तैयार की हुई इमारतें होती थी। गाजीपुर, चिरंद, सोनपुर, बक्सर, भीटा, अंतरंजी खेड़ा, मेरठ, मथुरा और मुजफ्फरपुर, हरियाणा, जालंधर, लुधियाना व रोपड़ कुषाणकालीन भव्य नगर थे। सातवां युग में टेर, अरिकमेड़ू, धान्यकटक, अमरावती, भड़ौच, नागार्जुनकोंडा, सोपारा, कावेरीपट्टम इत्यादि प्रमुख नगर थे। तेलंगाना में कई सातवाहन बस्तियां खुदाई में मिली है। कुषाण और सातवाहन राज्यों में नगरों का तेजी से विकास विद्यार्थियों इसलिए हुआ क्योंकि रोमन साम्राज्य के साथ उनका व्यापार शिखर पर था। इस प्रकार नगरीकरण एवं नगरीय सभ्यता के उत्कर्ष की दृष्टि से यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण काल माना जा सकता है। अब मैं बताना चाहूँगी आपको व्यापारिक मार्गों के विकास के बारे में। व्यापार बढ़ा तो निश्चित तौर पर व्यापारिक मार्गों का भी विकास हुआ। भारत में प्राचीन काल से विद्यार्थियों आंतरिक और विदेशी व्यापार हेतु स्थल और जल दोनों मार्गों का प्रयोग किया जाता रहा है। मौर्योत्तर काल में जैसे ही शिल्पियों की उन्नति हुई, वैसे ही उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मांग देश के हर कोने में होने लगी। व्यापारी काफिले बनाकर सिंध के घोड़े, हिमालय प्रदेश की ऊन, बंगाल की मलमल और दक्षिण भारत के मोती जहां उनकी मांग होती थी वहां पहुंचा देते थे। इस व्यापार में देश के राजमार्गों ने बहुत योगदान दिया था। महावंश के अनुसार राजमार्गों का रखरखाव प्रत्येक जनपद का दायित्व था। आंतरिक व्यापार में नदी मार्गों का बड़ा महत्व था। नौकाओं द्वारा नदियों से माल का आवागमन होता था। मौर्य युग में समुद्र और नदी मार्गों की देखरेख के लिए नावा अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी। वह जल मार्गों का उपयोग करने वालों से कर ग्रहण करता था, यानी जो नावों से जल मार्ग से व्यापार करते थे, अपना माल ढोते थे एक जगह से दूसरे स्थान पर, तो नावा अध्यक्ष उनकी सुरक्षा भी करता था और साथ ही उनसे टैक्स भी
वसूल किया जाता था और वो जो है यातायात की जो है उन्हें सुविधाएं भी प्रदान इसके बदले में करता था। कुछ जो प्रमुख राजमार्ग है विद्यार्थी वो निम्न थे। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से एक राजमार्ग जोड़ता था और वह प्रतिष्ठान से श्रावस्ती तक था। दूसरा राजमार्ग दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूर्व से जोड़ता था। यह मार्ग भृग कच्छ से कौशाम्बी होकर ताम्रलिप्ति पहुंचता था और इस राजमार्ग में आंशिक रूप से नाव का प्रयोग भी किया जाता था क्योंकि बीच में नदियां आती थी और जल तथा स्थल मार्गों का प्रयोग करते व्यापारी मलमल को भृग कच्छ के बंदरगाह से विदेशों तक पहुंचाते थे। पूर्वी भारत को पश्चिमी भारत से तीसरा राजमार्ग जोड़ता था और ये पाटलिपुत्र से सिंध के मुहाने पर पट्टन नामक स्थान पर पहुंचता था। इस मार्ग के द्वारा सिंध और ईरान के घोड़े गंगा के मैदानी नगरों में लाए जाते थे। चौथा जो राजमार्ग था वह चंपा से पुष्कलावती पहुंचता था। यह मार्ग पांचाल के प्रसिद्ध नगर काम्पिल्ले और मद्र के प्रसिद्ध नगर शाकल होकर तक्षशिला पहुंचता था। उत्तर पश्चिमी भारत से आने वाले घोड़ों के व्यापारी इसी मार्ग से वाराणसी पहुंचते थे और साथ ही ऊन मणिया जड़ी बूटियां भी इस मार्ग से लाई जाती थी। इसके अलावा भृग कच्छ से पुष्कलावती पांचवा राजमार्ग जाता था और ये जो है कश्मीर और हिंदूकुश से इस मार्ग द्वारा बाल छड़ जो है विदेशों को निर्यात करने के लिए भृग कच्छ लाई जाती थी। कच्चा रेशम, कच्चा धागा और रेशम के कपड़े चीन से बैक्टीरिया लाए जाते थे। विद्यार्थियों, दूर दूर तक जाने वाले व्यापारियों के समूह को सार्थ कहा जाता था तथा उसमें जो सबसे बड़ा व्यापारी होता था उसको सार्थवाह कहा जाता था, जो उनका एक तरीके से लीडर यानी मुखिया होता था। व्यापारी प्राय समूहों में यात्रा करते थे ताकि वे जंगली जानवरों और डाकों से अपनी रक्षा कर सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पूर्व गुप्त काल में व्यापार का जो है काफ़ी विकास हो चुका था और आर्थिक स्थिति उस समय काफ़ी समृद्ध थी। धन्यवाद।